में आ रही हैं। गौर कीजिए कि अगर इस विश्वविद्यालय का नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ना होकर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय होता या श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय होता, तो क्या आज भी हमारे खिलाफ इस तरह की जो एक वॉर की सिचुएशन छेड़ दी है, एक युद्ध की स्थिति पैदा कर दी है, क्या स्थिति पैदा होती? मैं नहीं मानता हूं। तो जहां एक तरफ उस पूरे लिबरल ट्रेडिशन से संघ गिरोह की जो दिली नफरत है वो भी इसमें उसका मुजाहिरा हो रहा है, साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अटैक सिर्फ जेएनयू पे नहीं है और ना ही वो सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे है। मेरा यह मानना है कि ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है ये दो देशों के बीच की लड़ाई है, ये दो भारत की लड़ाई है, ये दो इंडिया की लड़ाई है। एक इंडिया है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक इंडिया है जिसके कर्ज और सूखे की चपेट, सूखे की रस्सी से आत्महत्या करते किसानों के लिए हम बोलते हैं। एक भारत वो है जिसके आदिवासियों को छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर तमाम सारे सेंट्रल इंडिया के इलाकों में मिनरल्स की लूट के लिए उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको तमाम सारे ब्रांडिंग करके उनको मारा जा रहा है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वो एक इंडिया है। एक इंडिया वो है जिसकी महिलाओं के ऊपर हर घंटे बलात्कार हो रहे हैं। एक इंडिया वो है जिसमें आज भी दलितों के ऊपर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जो इन्होंने एक ये मुनादी बज रही है वो कहीं से कम होते हुए नहीं आ रही है। एक उस तरह के इंडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो इस देश का मेजॉरिटी है, जो इस देश के लोगों से बना है, और माफ कीजिए वो भी टैक्स पेयर्स हैं, लेकिन एक सत्ता का भारत है, एक पावर का भी एक भारत है। ये वो भारत है जो गर्व करता है, जो घमंड करता है कि उसके चंद लोग दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों में हैं। एक दूसरा भारत है जिसने अपने आप को, वो चाहे मुजफ्फरनगर से लेकर मंगोलपुरी तक, अखलाक और दादरी से लेकर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक और तमाम सारी जगहों पर पंसारे, कुलबर्जी और दाभोलकर के शरीरों को तमगों की तरह दिखाती हुई जो मुनादी बज रही है और कह रही है कि वो एक भारत है और उसके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो देशद्रोह है। ये इन दो भारतों के, ये इन दो देशों के बीच की लड़ाई है। आज हमको एंटी नेशनल आप बता रहे हैं, आज जेएनयू को आप एंटी नेशनल कह रहे हैं। आप जानते हैं ये विश्वविद्यालय क्या है? संभवतः देश का एक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, संभवतः देश का और साउथ एशिया के भी ऐसे कोई देश नहीं है इन्होंने जिनसे दुश्मनी पाल रखी है, वहां के छात्रों को आने नहीं देते पाकिस्तान के। अदरवाइज साउथ एशिया का ऐसा कोई देश नहीं है और हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके धूल भरे गांवों से सपने लेकर के लड़के लड़कियां यहां आते हैं। और वो अपने साथ जब आते हैं तो उनकी आंखों में वो आंखों देखा यथार्थ रहता है, जहां आज भी खास तौर से उत्तर भारत के गांवों में नजर से नजर मिलाने की इजाजत नहीं है। वो भोगा हुआ यथार्थ, वो देखी हुई रियलिटी, और ऑल इंडिया लेवल पे जेएनयू का जो एक इतना कठिन एग्जाम होता है उसको पास करके जो यहाँ पहुंचते हैं तो मजबूत इरादों के साथ पहुंचते हैं, अपने लोगों के एस्पिरेशंस के साथ पहुंचते हैं, अपनी उस पृष्ठभूमि के संघर्षों के साथ यहाँ पहुंचते हैं जिसको जेएनयू का एकेडमिक ट्रेनिंग, जेएनयू का रिसर्च उसको कैनोनाइज करता है, उसको ज्ञान की सरणियों में ढालता है। और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सारी चीजों को डिबेट से हल करने की जो वो ग्लोरियस ट्रेडिशन है वो इसको एक नया रंग देती है। अगर उस लेवल पे वाद विवाद और डेमोक्रेसी की बेहतरीन ट्रेडिशंस को अपने आप में रचाए बसाए, और कोई अगर हमारे सपनों का हिंदुस्तान है, कोई अगर एक आइडियल देश है जिसमें सबको बोलने की, सुनने की, सहने की, देखने की, हंसने की, गाने की, रोने की, जीने की आजादी होगी तो उसका माइक्रोकॉस्म है जेएनयू। इसलिए इसको मिनी इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और आज उसी पर हमला हो रहा है, आज उसी पर हमला हो रहा है। आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, तो माफ कीजिए, राइट टू स्पीच सिर्फ लोरी गा करके सो जाने का अधिकार नहीं है। इसी राइट टू स्पीच और इसी कैंपस में एक कवि था जो कहता था कि सारे भारत भाग्य विधाताओं को मार के मरूंगा, सारे जनगण अधिनायकों को मार के मरूंगा, साधु के काकाओं को और सारे बड़े बड़ों को मार के। कि जेएनयू के ऊपर ये जो पूरा अटैक हो रहा है ये उस पूरी कॉन्टिन्यूटी में है, बेदखली के उस पूरे अभियान में है जो हर लेवल पे है। हमारे देश में तमाम सारे लोगों को, मार्जिनल फोर्सेस को, मार्जिनल कम्युनिटीज को, उनके चाहे जल जंगल जमीन से
उनके फैक्ट्रियों से, उनके काम करने की जगहों से जिस तरह से बेदखली का जो एक निजाम चल रहा है, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में ही एक तरफ WTO में जाकर के आपके हायर एजुकेशन को सरेंडर करते हैं, दूसरी तरफ कैंपसों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि या तो रोहित वेमुलाओं को आत्महत्या करनी पड़ती है या कन्हैया कुमारों को जेल भेजने की तैयारी करने। Another thing which is very often thrown at us, that we pay for you, so you are not allowed to do what you were doing. मेरा एक ही इनसे कहना है, अगर आप इस आर्गुमेंट को एक्सटेंड करें, ये अपने इंटेंट में और अपने कंटेंट में एक बहुत ही रिएक्शनरी और फ्यूडल आर्गुमेंट है। शायद हमारे मीडिया के जो एंकर्स बैठे हैं उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो किस वो डंडे से चलते हैं, दे नो इट बेटर। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि अगर इस आर्गुमेंट को आप एक्सटेंड करें तो एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर कभी भी फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। जमींदार के खेत में काम करने वाला एक खेत मजदूर अपने उस बड़े किसान के किसी बात के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकता। और दूसरी बात, हमको पता है कि इस देश का टैक्स सिर्फ ये टीवी चैनलों पे बैठ करके चीख चीख के एंकरिंग करने वाले लोग नहीं पे करते हैं। हमको पता है कि कौन टैक्स पे करता है, और उस पूरे इकोनॉमिक्स में और स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के, कि बीड़ी, तेल, साबुन, माचिस, चीनी, हर चीज पर इस देश के वो लाखों करोड़ लोग जिनके घर में संभवतः टीवी भी नहीं है, जिनके पास संभवतः स्कूटर भी और मोटरसाइकिल भी नहीं, वो भी हमारे लिए पे करते हैं। इसलिए उनके दुख दर्द की बात उठाकर, उनकी लड़ाइयों को उठाकर हम नमक का हक अदा कर रहे हैं। हम सच्चे अर्थों में देशभक्त हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, कि हमारा इस देश के लोगों का टैक्स जाता कहां है। 5 लाख करोड़ रुपए जाता है रेवेन्यू फॉरगॉन में, 1.5 लाख करोड़ रुपए बैड लोन्स में अभी आपने छूट दे दी, 90,000 करोड़ रुपए हमारे टैक्सों का चोरी होकर के जाता है फर्जी बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स में। वो हमारे लोगों का टैक्स जाता है 2,000 करोड़ की शिवाजी की और 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति में। वो हमारे देश के लोगों के टैक्स का 50 करोड़ जाता है एनडीए की एनिवर्सरी में। वो हमारे देश के लोगों के टैक्स का 1 करोड़ जाता है फेल्ड सेल्फी विद डॉटर कैंपेन में। वो पर मंथ 36 करोड़ हमारे देश के लोगों का टैक्स पंत प्रधान की विदेश यात्राओं में जाता है। आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च होता है। अरे साहब, जितना इस देश के पंत प्रधान के कोट के सूट की कीमत है, उतने में जेएनयू के 3 छात्र साल भर पढ़ते हैं। 2,33,000 रुपए जेएनयू के एक स्टूडेंट पे खर्च आता है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड सैलरीज ऑफ द टीचर्स। और आपका एक कोट 10 लाख रुपए का होता है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस चैनल को सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, वो नहीं उठाएगा इन सवालों को। वो इसमें प्राइम टाइम में नेशन वांट टू नो नहीं पूछेगा कि वो 2 लाख करोड़ रुपए बैड लोन्स में किन धन्ना सेठों को माफ कर दिए गए। जरा बताइए आप। आज टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा था जिस तरह से हमारे साथियों से बर्ताव किया जा रहा था, बहुत दुख, बहुत खींच, फ्रस्ट्रेशन हर लेवल पे। लेकिन हम, जैसा कि वीरेंद्र अग्रवाल को कोट करते हुए मैंने कहा था कि हर दौर खत्म हुआ करता है। आप कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उन्होंने हमारी कमजोर नस पकड़ ली है। भारत माता का नारा लगाओ, वंदे मातरम बोलो, भारत माता का नारा चैलेंज करते हैं, वंदे मातरम बोल दो। टीवी चैनल के एंकर्स बोल रहे हैं, हमारे एबीपी के साथी लगातार बोलते हैं तो समझ में आता है। बड़े बड़े एंकर्स बोल रहे हैं, और प्रोफेसरों से, प्रोफेसर रिजवान कैसर से एक इंजेक्शन लेकर के आया हुआ एंकर बोल रहा है, मेरे ख्याल से स्टेरॉइड्स का, यू से भारत माता की जय, यू से वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे मां, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। हे मां, हम तुमसे प्यार करते हैं। इससे ज्यादा क्या कहता है ये नारा? भारत माता की जय, दिल से भारत माता की जय।
फेमिनिस्ट जो क्रिटिक है अभी उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, लेकिन एक मिनट के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम क्या कहता है नारा? इससे ज्यादा क्या दिशा है इसकी, क्या ओरिएंटेशन है, किस तरह के समाज का सपना देखता है? आज से 100 साल बाद भी मैं अपनी मां से प्यार करूंगा अगर जिंदा रहूंगा तो। मेरे बच्चे भी, अगर मेरे बच्चे हुए तो भी अपनी मां से प्यार करेंगे। आप क्या बड़ी बात कह रहे हैं? भगत सिंह जैसे शहीदों ने अगर वंदे मातरम, उसको पल्यूट आपने कर दिया 100 साल में, वो एक अलग डिस्कोर्स है। उसकी जेनेसिस क्या है, वो एक अलग डिस्कोर्स है। सुमित सरकार ने उस पर लिखा है। और पिछले 100 सालों में जिस तरह से, पिछले 70 सालों में जिस तरह से आपने इन एक तरह से आइडियलिस्ट नारों को जिस तरह से पल्यूट करके उनमें जहर भर दिया है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन भगत सिंह जैसे लोगों ने अगर वंदे मातरम पे तरजीह दी, इनकलाब जिंदाबाद, तो उन्होंने एक ओरिएंटेशन दिया, इनकलाब चाहिए पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे। इस देश को इनकलाब की जरूरत है, इसलिए भविष्य का नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इसलिए हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हैं। वगरना अपनी मां से और अपने देश से हमारा प्यार असंदिग्ध है। हमको आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग फर्जी वकील का कोट पहनकर, दाढ़ी टोपी लगाकर, और उनके कितने कारनामे पिछले 10 सालों में तेनकाशी से लेके मालेगांव और समझौता ब्लास्ट, तमाम सारी जगहों पे हमने सुने हैं, देखे हैं, जानते हैं। वो लोग अगर हमको सिखाने आएंगे और इतिहास में उनकी जो भूमिका रही है, तो हमको बार बार इससे टकराना पड़ेगा। जहां तक एक बात